योद्धाओं कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ वहाँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरल पेपर आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। क्लास 12 नागरिक शास्त्र का एक वायरल पेपर आप सबके बीच में लाया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के। अगर जो भी छात्र क्लास 12 में है और नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं 2026 में, तो उनके लिए ये जो है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है, इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और खुशी की बात यह है कि सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए इस वीडियो को देखते हैं विस्तार से और अंत तक। इस क्वेश्चन पेपर का कोड है 323 EU। पूर्णांक है 100 नंबर का। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। ऑप्शन आ है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत। ऑप्शन बा है स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। ऑप्शन सा है विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव। और ऑप्शन दा है मध्य पूर्व में संकट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 22 करेक्ट ऑप्शन, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन आ संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण समिति। ऑप्शन बा अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन सा संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति। ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन दा इज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित देशों में कौन एक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन आ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन सा रूस। ऑप्शन बा भारत। ऑप्शन दा चीन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बा इज करेक्ट ऑप्शन, भारत इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है परमाणु अप्रसार संधि NPT पर कब हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन आ 1963। ऑप्शन बा 1965। ऑप्शन सा 1966। ऑप्शन दा 1968। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 22 करेक्ट ऑप्शन, 1965 में परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। ऑप्शन आ मीथेन। ऑप्शन बा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन दा इनमें से सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन दा इज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आ वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। ऑप्शन बा वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। ऑप्शन सा वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन दा है वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन दा इज करेक्ट ऑप्शन, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन आ 1953। ऑप्शन बा 1955। ऑप्शन सा 1956। ऑप्शन दा 1957। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन दा इज करेक्ट ऑप्शन, 1957 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 1965 में भारत पाक युद्ध समय निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन आ लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बा मोरारजी देसाई। ऑप्शन सा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन दा गुलजारी लाल नंदा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। ऑप्शन आ 1970। ऑप्शन आ है 370। ऑप्शन बा 360। ऑप्शन सा 356। ऑप्शन दा 352। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन दा इज करेक्ट ऑप्शन, 352 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन आ इंदिरा गांधी। ऑप्शन बा राजीव गांधी। ऑप्शन सा चंद्रशेखर। ऑप्शन दा विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन दा इज करेक्ट ऑप्शन, विश्वनाथ प्रताप सिंह इसके राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है।
सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है सुरक्षा का अर्थ किसी भी प्रकार के खतरे, हानि या जोखिम से बचाव और सुरक्षित रहना। ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है पहला है औद्योगिक कचरा और धुआं, दो नंबर है वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो ये दो कारण इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए। ये क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है सामाजिक सुरक्षा कवच का मतलब है सरकार या समाज द्वारा नागरिकों को बुनियादी जरूरतों और आर्थिक जोखिमों से बचाने के लिए दी जाने वाली सुविधाएं। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लिमिटस टू ग्रोथ पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की? इसका उत्तर है यह पुस्तक 1972 में डेनिस मीडोज और उनकी टीम द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? इसका उत्तर है भारतीय जनसंघ ने इस विचार पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1977 का चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा? इसका उत्तर विपक्ष ने 1977 का चुनाव जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाओ नारे पर लड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कौन थे? इसका उत्तर है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1980 में मंडल आयोग की स्थापना की जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी क्या है? इसका उत्तर है शॉक थेरेपी एक आर्थिक नीति है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव लाने के लिए अपनाई जाती है। इसमें बाजार सुधार, निजीकरण और उदारीकरण पर जोर दिया जाता है। यह था क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है विश्व व्यापार संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1995 में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार नीतियों को स्थापित करना, विवादों का समाधान करना और वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करना। यह था क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के पक्ष में दिए जाने वाले प्रमुख तर्क कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है। भारत का वैश्विक शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से एक प्रमुख देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और विचारों का आदान प्रदान बढ़ता है जिससे दुनिया एक दूसरे से जुड़ जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन बातों पर अधिक जोर दिया गया? यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न थी? तो इसका उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण, भारी उद्योगों और वैज्ञानिक अनुसंधान पर जोर दिया गया। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से भिन्न थी जो कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनैतिक उदय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का राजनीतिक दल 1980 के बाद तेजी से हुआ, जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई। इससे आरक्षण नीति के तहत ओबीसी को शिक्षा और नौकरियों में अवसर मिले, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी और शक्ति में वृद्धि हुई। ये था क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, क्वेश्चन नंबर 27, सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सोवियत प्रणाली एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली थी जो सोवियत संघ यूएसएसआर में अपनाई गई थी। यह प्रणाली समाजवाद और साम्यवाद पर आधारित थी। प्रमुख विशेषताएं: केंद्रीय योजना प्रणाली, राज्य के नियंत्रण में उद्योग और कृषि, एक दलीय शासन, कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण, समानता और समाजवाद का प्रचार, निजी संपत्ति और उद्यम की निषेधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? भारत में देशी रियासतों के विलय में इनकी क्या भूमिका थी? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। देशी रियासतों के विलय में भूमिका: सरदार पटेल ने 562 देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने कुशल राजनीतिक वार्ता और सैन्य दबाव का प्रयोग कर रियासतों को भारत में शामिल किया। यह था क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रीबी पर्स से आप क्या समझते हैं? इसे कैसे समाप्त किया गया? इसका उत्तर प्रीबी पर्स वह आर्थिक भत्ता था जो भारत सरकार देशी रियासतों के राजाओं को उनके विशेषाधिकार और विलय के बाद दिया करती थी। समाप्ति: इसे 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गठबंधन की राजनीति पर एक निबंध लिखिए। इसका उत्तर है गठबंधन की राजनीति। हेडिंग: गठबंधन की राजनीति वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत में नहीं मिलता। यह भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अधिक प्रचलित है। प्रमुख विशेषताएं: पहला विशेषता है समझौते का आधार। गठबंधन सहयोग और समझौते पर आधारित होता है। बहुलवाद: इसमें विभिन्न विचारधाराओं वाले दल शामिल होते हैं। स्थिरता की चुनौती: गठबंधन सरकारें कभी कभी अस्थिर हो जाती हैं। साझा एजेंडा: गठबंधन सरकारें सभी दलों के साझा हितों के अनुसार काम करती हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति का इतिहास: भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय 1989 के बाद हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर पहली गठबंधन सरकार 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी। 1990 के दशक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए जैसे गठबंधनों का गठन हुआ। महत्व: गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को मजबूत करती है क्योंकि यह विविधता को प्रतिनिधित्व देती है। यह छोटे दलों को भी सत्ता में भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। चुनौतियां: पहले चुनौती विचारधारात्मक मतभेद। दूसरा, नीति निर्माण में देरी, सत्ता में अस्थिरता। निष्कर्ष: गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र की ताकत को दर्शाती है। हालांकि इसमें चुनौतियां हैं, लेकिन यह विविध समाजों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, यूरोपीय संघ का शक्तिशाली संगठन बनाने वाला किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है यूरोपीय संघ को शक्तिशाली बनाने वाले 4 प्रमुख कारक हैं। पहला है सामाजिक और आर्थिक एकता। यूरोपीय संघ ईयू ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एकल बाजार बनाया। इसमें सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रमिकों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित की गई। यूरो का प्रचलन आर्थिक स्थिरता और एकीकरण का प्रतीक है। दूसरा है राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति। ईयू एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखता है। यह एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरकर पर्यावरण, मानवाधिकार और व्यापार जैसे मुद्दों पर प्रभाव डालता है।
तीसरा था सुरक्षा और रक्षा सहयोग। ईयू ने आतंकवाद, साइबर अपराध और आप्रवासन जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त सुरक्षा नीतियां विकसित की हैं। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्य देशों के बीच सहयोग। सदस्य देशों के बीच सहयोग आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए ईयू एक मंच प्रदान करता है। इसका संस्थागत ढांचा निर्णय लेने में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। अथवा करके क्वेश्चन इसमें दिया है, एक दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चन देता है, अथवा करके देता है। तो इसमें अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह कहां तक सफल रहा। इसका उत्तर है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की स्थापना के उद्देश्य और सफलता। उद्देश्य था आर्थिक विकास, सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, बाहरी हस्तक्षेप से बचकर क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान। तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग, विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच सहयोग और समानता को बढ़ावा देना। चौथा वैश्विक मंच पर एकजुटता, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट होकर अपने हितों की रक्षा करना। सफलता, आर्थिक क्षेत्र में सफलता, आसियान ने व्यापार और निवेश में वृद्धि के लिए क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों को लागू किया। शांति और स्थिरता, आंतरिक विवादों को सुलझाने और बाहरी हस्तक्षेप को रोकने में आसियान सफल रहा। सदस्य देशों की एकजुटता, आसियान ने सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाया। चुनौतियां, हालांकि चीन और अमेरिका के प्रभाव तथा आंतरिक विवादों जैसे मुद्दों के कारण आसियान को अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है भारत पाकिस्तान संबंधों की विवेचना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पहला हेडिंग इसमें विभाजन का प्रभाव, भारत और पाकिस्तान के संबंध विभाजन के समय से ही तनावपूर्ण रहे हैं। कश्मीर मुद्दा, कश्मीर विवाद द्विपक्षीय संबंधों में सबसे बड़ा अवरोध है। युद्ध और संघर्ष 1947, 1965, 1971 और 1999 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुए। समकालीन स्थिति, आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरा पॉइंट व्यापार और सांस्कृतिक संबंध सुधारने के लिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रयास किए गए हैं, लेकिन वे सीमित हैं। कूटनीतिक प्रयास, शांत वार्ता और समझौतों के बावजूद अस्थायी समाधान नहीं हो पाया है। निष्कर्ष, भारत और पाकिस्तान के संबंध जटिल और संघर्षपूर्ण हैं। अस्थायी शांति के लिए द्विपक्षीय वार्ता और आपसी विश्वास बहाली आवश्यक है। अथवा जो करके जो क्वेश्चन है वो है गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, वर्तमान भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में क्या यह प्रासंगिक रह गया है। इसका उत्तर है गुट निरपेक्षता और भारतीय विदेश नीति में उसकी प्रासंगिकता। गुट निरपेक्षता का अभिप्राय, गुट निरपेक्षता शीत युद्ध के दौरान एक ऐसी नीति थी जिसमें भारत ने किसी भी सैन्य गुट अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। वर्तमान प्रासंगिकता, इसमें पहला पॉइंट है बहुध्रुवीय विश्व। गुट निरपेक्षता आज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत स्वतंत्र निर्णय लेने और बहुपक्षीय कूटनीति का समर्थन करता है। दूसरा पॉइंट सामरिक स्वायत्तता, भारत विभिन्न वैश्विक शक्तियों जैसे अमेरिका, रूस और चीन के साथ संतुलित संबंध बनाए रखता है। आर्थिक और सामरिक हित, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत भारत को अपने आर्थिक और सामरिक हितों की रक्षा करने में मदद करते हैं। आलोचना, कुछ लोगों का मानना है कि भारत को स्पष्ट पक्ष चुनने की आवश्यकता है, विशेषकर चीन और अमेरिका के संदर्भ में। निष्कर्ष, गुट निरपेक्षता आज भी प्रासंगिक है, लेकिन इसे समय के अनुसार और अधिक लचीला और व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है।
तो ये था हमारा आज का वायरल पेपर और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था, जिसका सारा का सारा सलूशन आज इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।